हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए सेशन में। ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस का टॉपिक नंबर 4, मॉनसून एंड इकोनॉमी, आज हम देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो। बिकॉज हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन खेती के काम से जुड़ी है, और आगे जाके सप्लाई चेन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इससे प्रभावित होती है। तो देखिए, इस वाले सेक्टर में, इस वाले टॉपिक में हम भारत में मानसून का इंपॉर्टेंस क्या है वो देखने वाले हैं। तो देखिए, भारत एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और देश की बड़ी आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर करती है। भारत की लगभग 50 से लेकर 55% खेती रेनफॉल यानी कि मानसून पर डिपेंड होती है। इसलिए मानसून का देश की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब अपन मानसून की बात करते हैं यानी कि बारिश की, तो सबको ऐसा लगता है कि बारिश कम होती है तो दिक्कत आती है। लेकिन इस टॉपिक में हम ये भी देखने वाले हैं कि बारिश अगर ज़्यादा होती है तो भी नुकसान होता है। बारिश अगर अपने समय के अलावा किसी और समय में गिरती है, यानी कि फॉर एग्जांपल अभी अप्रैल का महीना चालू है, जो रबी की जो फसल होती है वो निकल रही है अभी, और अभी अचानक से अगर बारिश आएगी तो वो फसल खराब होती है। तरबूज हो गए, गेहूं हो गया, ये सब फसलें अब निकलने का यहाँ पे चालू हुआ है। और ऐसी सिचुएशन में बारिश आएगी जिसे बेमौसम बारिश बोला जाता है, तो भी दिक्कत होती है। तो इस टॉपिक में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। भारत में कई प्रमुख क्रॉप्स जैसे कि पल्सेस, ऑयल सीड्स, कॉटन और मिलेट्स बड़े पैमाने पर रेन फेड एरियाज में उगाई जाती है। वो इस वजह से अगर मॉनसून अच्छा होता है तो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता है, किसानों की इनकम बढ़ती है, और इसका सकारात्मक असर इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिलता है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर भारत के अंदर मॉनसून अच्छा रहेगा तो जितने भी यहाँ पे मेंशन किए गए पल्सेस यानी कि दालें हो गई या कड़धान जिसे बोला जाता है, उसके बाद ऑयल सीड्स, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, उसके बाद आप मूंगफली बोलेंगे जिससे ऑयल निकलता है, कॉटन हो गया, मिलेट्स यानी कि ज्वारी हो गई, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। अगर मॉनसून अच्छा होगा ये चीज़ों के दाम कंट्रोल में रहेंगे और लोग अपना जो पैसा बचेगा, जो भी ग्रोसरी पे पैसा बचेगा, उससे दूसरे किसी वस्तुओं को खरीदने के काम लगा सकते हैं। इस वजह से इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है, और कंपनियों को और स्टॉक मार्केट को अच्छे दिन आते हैं। लेकिन अगर मॉनसून कमजोर रहता है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे किसानों की इनकम, फूड सप्लाई और इन्फ्लेशन पर असर पड़ता है। पहले तो देखो, अगर मॉनसून कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा। उसके बाद क्या होगा, चीज़ें महंगी हो जाएगी, ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे, खाने का जो तेल आता है। अगर खाने का तेल बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दूसरी बात देखो कि मॉनसून के कम होने की वजह से सप्लाई चेन पे, फूड सप्लाई पे बहुत असर होता है, क्योंकि महंगाई की वजह से क्या होता है कि ग्रोसरी बहुत महंगी हो जाती है। अगर ग्रोसरी महंगी होगी तो क्या होगा कि लोग कम खरीदेंगे या बचा बचा के यूज करेंगे। इससे क्या होगा, जो एफएमसीजी कंपनीज है, डीमार्ट हो गया, उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर और बाकी सब, डाबर वगैरह हो गया, ये जो एफएमसीजी कंपनीज है इनका सेल कम होगा, सेल्स कम होगा तो प्रॉफिट कम होंगे, शेयर प्राइस नीचे आ जाएगी। और बाकी यानी कि इन्फ्लेशन से सिर्फ एफएमसीजी पर ही असर पड़ता है ऐसा नहीं है, होटल इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा। उसके बाद लोग ज्यादा पैसा खर्च करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा बचा बचा के यूज करना रहेगा। इसलिए अगर मानसून कम होता है तो एंटायर इकोनॉमी इसके अंडर में आ जाती है, प्रेशर में आ जाती है। इसी कारण अगर इंडियन मानसून का प्रभाव केवल एग्रीकल्चर सेक्टर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका इन्फ्लेशन, रूरल डिमांड और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने बताया, कम मानसून होगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो सिर्फ खेती या ग्रोसरी वाले सेक्टर पे असर नहीं पड़ता, कपड़े वाले सेक्टर पे भी असर पड़ेगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर पर भी असर पड़ेगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा तो सब कुछ, हर एक चीज़ पे असर पड़ेगा, देश की ग्रोथ कम हो जाएगी। अब देखो, 2025 का डेटा यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप नक्शा देख सकते हो, ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे मैंने जो नक्शा बताया, 2025 का मॉनसून वाला नक्शा यहाँ पे बताया। बारिश को काउंट करने का जो परिमाण होता है उसे एलपीए बोला जाता है, जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल। तो याद रखना, अगर कभी भी आप देखेंगे कि बारिश का अंदाजा जब भारत की जो अलग अलग संस्था है वो बताती है, अभी 2 दिन पहले ही बताया था आईएमडी ने, तो एलपीए में बताया जाता है, तो वो बारिश को काउंट करने का एक परिमाण होता है। 2025 में पूरे भारत में लगभग 108% एलपीए बारिश हुई, जो सामान्य से ज्यादा मानी जाती है, तो एक अच्छी बारिश हुई थी। ठीक है। कुल मॉनसूनी बारिश लगभग 937 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि सामान्य औसत एलपीए करीब 869 mm होता है। यानी कि पिछले साल 2025 को अच्छी बारिश हुई थी,
जितना चाहिए उतना बारिश हमें मिला था। मध्य भारत, पश्चिम भारत और उत्तर भारत के कई राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जैसे तमिलनाडु, केरल में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। कृषि क्षेत्र यानी कि कोर मानसून जोन में लगभग 120% से ज्यादा बारिश हुई, जिससे खेती के लिए मानसून काफी अच्छा माना गया। ठीक है। आप यहाँ पे नक्शे में देखोगे तो जो ब्लू वाला एरिया है, नीला, वो अबो नॉर्मल मानसून है। यहाँ यानी कि जो नीला एरिया दिख रहा है, यहाँ पे सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। जो ग्रीन वाला है वहाँ पे नॉर्मल बारिश हुई है। उसके बाद जो येलो वाला है उसमें नॉर्मल से कम बारिश हुई है। और जो रेड वाला है यानी कि हमारी जो सेवन सिस्टर्स वाला जो एरिया है, यानी कि ईशान्य भारत जिसे बोला जाता है, वहाँ पे एकदम कम बारिश हुई है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोर एरिया है जहाँ पे ज्यादा खेती होती है वो ये वाला है। ठीक है। मध्य भारत का ये वाला जो एरिया है ये कोर एरिया है। यहाँ पे अच्छी बारिश हो गई है। ईशान्य भारत में मैक्सिमम आप देखेंगे चाय के बागान है और बहुत सारी पहाड़ियां और बाकी सब चीजें। तो वहां पे क्या होता है कि जो अनाज हो गया, जो ऑयल सीड्स वगैरह का प्रोडक्शन हो, वो ईशान्य भारत में नहीं होता। साउथ इंडिया में आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम राइस हो गया या कोकोनट हो गया, उस टाइप का जो मतलब समुद्र किनारे के पास आने वाली जो चीजें होती है वो ज्यादा होता है। बट अगर गेहूं, बाजरा, ज्वारी, जो मिलेट्स होता है जिससे लोगों का मतलब रेगुलर डेली के खाने में जो यूज होता है, वो इस एरिया में होता है। इस एरिया में बारिश अच्छी हुई है। उत्तर भारत में अगर आप जाओगे एकदम कश्मीर में, तो वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, एप्पल वगैरह वो सब चीज़ें होती है। वहाँ पे बारिश कम होती है तो भी चलता है, क्योंकि वहाँ की नदियाँ जो है वो बर्फ़ पे अपना काम चला लेती है। बर्फ़ पिघलता है तो नदियों में पानी रहता है। राजस्थान जैसे स्टेट या गुजरात का कुछ एरिया जो है वहाँ पे भी बारिश अच्छी हुई है इस बार। तो ये एक अच्छा साइन है 2025 का। ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों, भारत में दो तरह की फसलें होती है जिसे हम रबी और खरीफ फसलें बोलते हैं। खरीफ फसल वो होती है जो मानसून के सीजन में लगाई जाती है। ज्यादातर खरीफ फसलें जून से लेकर अक्टूबर महीने में लगाई जाती है और गर्मी का मौसम खत्म होते होते उनको हार्वेस्टिंग किया जाता है। ये खरीफ फसल दक्षिण पश्चिम मानसून पर डिपेंड होती है। इनमें चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, रागी, मूंगफली, मूंग और अरहर जैसी फसलों का समावेश होता है। दोनों खरीफ फसलें भारत में उगने वाली सभी फसलों का 55% भाग है। यानी कि भारत में उगने वाले अनाज का 55% हिस्सा पूरी तरह से बारिश पे डिपेंड होता है। जो बारिश आने पे लगाई जाती है उन फसलों को खरीफ फसलें बोलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो जून में जो फसलें लगती है वो मैक्सिमम अक्टूबर तक निकल जाती है। अगर आप बाजरे की बात करोगे या ज्वार की बात करोगे, पहली बारिश आने के बाद उसको लगाया जाता है। उसके बाद वो दिवाली से पहले निकल भी जाती है। ठीक है। उसे अपन खरीफ बोलेंगे। और जो दिवाली के आसपास लगाई जाती है, मतलब बारिश खत्म होने के बाद जो ग्राउंड वाटर होता है, यानी कि कुएं का पानी, बोरवेल का पानी या नदी का पानी, जिस पे वो डिपेंड होती है, जो ठंडी के मौसम में होती है, उसे रबी बोला जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो खरीफ में जो फसलें लगती है वो टोटल इंडिया के नीड के लगभग 55% फसलें हैं जो बारिश पे आती है। अगर बारिश कम होगी तो इस पे ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है। तो बारिश पे बहुत कुछ डिपेंड है हमारा, खास करके खरीफ फसलें। रबी फसल उसे कहा जाता है जो लौटते हुए मानसून, जैसे हम पूर्वोत्तर मानसून भी बोलते हैं। अब देखो पहले क्या होता है, पहले ये होता है कि बारिश जब आती है ना सबसे पहले केरला में आती है, क्योंकि हमारा इंडिया का जो मानसून है वो इस साइड से आता है। ठीक है। फिर धीरे 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 ऐसा पूरे भारत को वो कवर कर लेता है। तो ये जो होता है इसे अपन जो बोला जाता है वो नैऋत्य वाला जो मानसून होता है, नैऋत्य दिशा होती है, यानी कि केरला साइड की, वो वाला मानसून बोला जाता है जब ये एंटर होता है इंडिया के ऊपर से। ठीक है। और बाद में क्या होता है कि सेम मानसून रिटर्न भी घूम जाता है। उसे अपन बोला जाता है कि वापसी वाला मानसून। उस पे जो फसलें लगाई जाती है उसे रबी फसल बोला जाता है, जिसे हम पूर्वोत्तर मानसून भी बोला जाता है। रबी फसलें अक्टूबर के शुरुआत में लगाई जाती है जब सर्दियां शुरू होती है, और अप्रैल से मई महीने के बीच में उसको हार्वेस्ट किया जाता है जब गर्मी का मौसम चालू होता है। यानी कि गेहूं, ठीक है, आप गेहूं का एग्जाम्पल ले सकते हैं। रबी फसलों में प्रमुख फसलें हैं गेहूं, मटर, चना इत्यादि। देखो चना जो होता है ना उसको ठंड चाहिए होती है। हमने खुद चना बहुत बार लगाया हमारे खेती में। जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी उतने ज्यादा फूल चने के जो भी छोटा सा पौधा होता है उस पे लगते हैं। ठीक है। उसमें काबुली चना, देसी चना और भी बहुत सारे आते हैं, ब्लैक चना, ग्रीन चना, बहुत कुछ आता है। इन फसलों को ग्रो करने के लिए ठंड की आवश्यकता होती है। गेहूं को भी जितना ज्यादा ठंड होगा
उतना गेहूं अच्छा आता है दिवाली के टाइम पे जो होता है वो। और जब इनका बीजांकुरण का समय आता है तो इनको गर्मी की आवश्यकता होती है। यानी कि जब तक गेहूं को ये ऊपर वाला पार्ट आ जाता है, इसे महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में ओम भी कहा जाता है, यानी कि जहाँ पे गेहूं के दाने लगते हैं, वो जब लगना शुरू होता है ना, तब धीरे धीरे गर्मी जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है। इसलिए इनका जो कार्यकाल है वो अक्टूबर से लेके मई महीने तक का होता है। इन फसलों को शुरुआती समय में बारिश की आवश्यकता होती है, और बाद में ये ग्राउंड वाटर या नदी के पानी पर भी ग्रो कर जाती है। यानी कि देखो, हम जब गेहूं लगाते थे या जब भी हम रबी की फसल में चने का उत्पाद लेते थे, तो फर्स्ट जो 10 या 15 दिन थे वो बारिश के ऊपर निकल जाता था, ठीक है। बाद में उसका जो पानी लगता था वो कुएं से हम देते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, ये रिटर्न वाले मानसून पे डिपेंड होता है, तो शुरुआती समय में इसको मानसून मिल जाता है, लेकिन बाद में पूरी तरह से ये एक्सटर्नल वाटर पे डिपेंड होता है, फिर वो कुएं का हो, बोरवेल का हो, या कैनल का हो, या नदी का हो। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि बारिश का कृषि क्षेत्र पर क्या इम्पैक्ट होता है। पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, फिर नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो देखिए, अगर बारिश अच्छी होती है तो फसलों का प्रोडक्शन अच्छा होता है। शुरुआत में बारिश अच्छी होती है तो खरीफ के साथ साथ रबी फसलों के लिए भी पानी की पर्याप्त मात्रा जमीन के अंदर और नदियों में भी रहती है। अच्छी बारिश होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धि होती है, और उसी के वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ती है, और इससे आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आती है। देश में महंगाई कम रहती है, सब्जियों के दाम कंट्रोल में रहते हैं, सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में धान का भंडार रहता है, देश के एक्सपोर्ट में वृद्धि आती है। बारिश अच्छी होने से ग्राउंड वाटर का भी एक तरह से रिचार्ज होता है। चलो अब एक एक टॉपिक देख लेते हैं। बारिश अच्छी होगी तो पहले तो सभी फसलें सही से आएगी। अगर जून से लेके सितंबर तक बारिश अच्छी रहेगी, तो आगे आने वाले 4 महीने जो रबी के होंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी मार्च तक, पानी जमीन के अंदर अच्छे से रहेगा, और इससे क्या होगा, रबी फसलों को पानी की कमी नहीं होगी। अच्छी बारिश होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धि होती है। देखो, मजदूर लगते हैं, हम अभी भी ऑटोमेटेड टाइप के खेती पे ट्रांसफर नहीं हुए इसराइल और अमेरिका की तरह। इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे काम मैन्युअल करने पड़ते हैं, तो मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको काम मिलता है, उससे उनके पास पैसा आता है। वही पैसा वो चीजें खरीदने में लगाते हैं, जिससे मार्केट में डिमांड बढ़ती है, और उन चीजों को बेचने वाली कंपनियों को फायदा होता है, जिससे स्टॉक मार्केट भी अच्छा रहता है। और उसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ती है। मेरा एक उदाहरण मैं देता हूँ। जब मैं छोटा था तब हमारी खेती छोटी थोड़ी ही थी। तो जब मुझे छुट्टियां होती थी गर्मी की, मैं दूसरों के खेतों में काम करने जाता था, बहुत बार गया हूँ। मुझे अच्छे से पता है, जो एक साल 2005 या 6 का समय होगा, और मैंने पूरे समर में दूसरों के खेतों में काम कर करके 3,000 रुपए का चाइना का मोबाइल मैंने लिया था, ठीक है। यानी कि देखो, जब खेती में काम होता है तो मजदूरों को काम मिलता है। मजदूर वो जो कमाया हुआ पैसा है, कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे ना। उस समय चाइना के मोबाइल थे तो मैंने वो चाइना का मोबाइल खरीदा। आज अगर कोई मजदूर 10-20 हज़ार रुपए कमाता है खेती के सीजन में, तो हो सकता है कि वो डाउन पेमेंट भर के कोई होंडा की, हीरो की गाड़ी खरीदे, बजाज की। हो सकता है वो किसी कंपनी का मोबाइल खरीदे, हो सकता है वो कपड़े खरीदे। तो इससे क्या होता है, वो जो वस्तु बेचने वाली कंपनियां हैं उनको फायदा होता है, और उनको फायदा होगा तो उनके शेयर खरीद के हम फायदा कमा सकते हैं। इसलिए मजदूरी के लिए काम उपलब्ध है या नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे आर्थिक गतिविधियां तेज होती है, देश में महंगाई कम रहती है, सब्जियों के दाम कंट्रोल में रहते हैं। क्योंकि देखो, बारिश जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा फसलें लगाएंगे। एक 2010 या 11 का समय है, मुझे अच्छे से याद है। तब बारिश नहीं हुई थी, 1 या 2 साल महाराष्ट्र में बारिश बहुत कम हुई थी। अब हमारे पास 7 एकड़ खेती है, और उसमें से हमने सिर्फ 2 एकड़ पे फसलें लगाई थी। एक टुकड़े में हमने गन्ना लगाया था, दूसरे टुकड़े में हमने भिंडी लगाई थी, तीसरे टुकड़े में थोड़ी सी मूंगफली लगाई थी। जब रेगुलर बारिश रहती थी तो हम और भी चीज़ें लगाते थे, गेहूं भी लगाते थे, उसके बाद गवार हो गया, बहुत कुछ लगाते थे। बट उस समय बारिश नहीं हुई थी, और बारिश ना होने की वजह से वातावरण में इतनी गर्मी थी कि जो कुछ भी हमने लगाया था वो भी अच्छी तरह से नहीं आ रहा था। इवन हमारे पास जो पानी उपलब्ध था कुएं में, जनरली हम 5-6 दिन में एक बार पानी देते थे, तो हमें वहां पे 15-15 दिन का गैप देना पड़ रहा था। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ, सब्जियां कम उगेगी तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में धान का भंडार रहता है। अगर देखो, सब कुछ सही जाएगा
मतलब मेरा ही एग्जांपल देता हूँ, अगर बारिश अच्छे से रहेगी तो पूरे 7 के 7 एकड़ में हम सब कुछ लगाते हैं। उसके बाद जो भी निकलेगा उसे हम मार्केट में बेचते हैं। तो जितना ज़्यादा निकलेगा फसल उतना ज़्यादा मार्केट में आएगा, उतना ज़्यादा मार्केट में आएगा तो सरकार के पास भंडार भरे हुए रहेंगे। और इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा हुए हमारे देश के लोगों को जितना लगने वाला है वो उतना साइड में रख के जो बचेगा वो हम यूएई जैसे कंट्री को, जो रेगिस्तान वाली कंट्रियां है या ऐसी कंट्रियां जहाँ पे वो चीज़ नहीं बनती नहीं उगती, उनको अपन क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे देश के भंडार में डॉलर्स आ जाएंगे, यूरो आ जाएंगे, गोल्ड आ जाएगा, यानी कि फॉरेन रिजर्व्स आ जाएंगे। तो हमारे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। बारिश अच्छी होने से ग्राउंड वाटर का भी एक तरह से रिचार्ज होता है, और इन सब चीज़ों से देश का आर्थिक विकास होने में मदद मिलती है, ये भी बात सही है। देखो, कुएं में पानी अच्छा होता है तो डेयरिंग कर सकते हैं कि भाई चलो अब अच्छी फसल लेंगे, थोड़ा ज़्यादा लेंगे। अगर कुएं का पानी कम दिख रहा है तो जो किसान है वो क्या सोचता है कि अब इस बार पूरे खेत में फसल नहीं लगाएंगे, अभी से इतना कम है अक्टूबर के महीने में तो आगे अप्रैल तक तो पानी बचेगा ही नहीं। तो ना घर का ना घाट का, इससे अच्छा है कि 7 एकड़ की जगह पे 1 एकड़ में ही अपन लगाते हैं, उसके लिए पानी चल जाएगा। इमरजेंसी के समय देश को नुकसान सहन करने की क्षमता मिलती है, इंपोर्ट कम करने में सहायता मिलती है। देखो, इमरजेंसी सिचुएशन कोरोना में हमने देखी है, सब सब लोग घर में बैठे थे, तब सरकार ने क्या किया था, जो राशन पे अनाज आता है वो फ्री में दे दिया था, क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में अनाज था। अगर बारिश कम होगी, अनाज ही कम होगा, ऐसे में कोई इमरजेंसी आ जाएगी, कोई वॉर चालू होगा या और कुछ होगा, तो एक तो पहले से भंडार में कुछ बचा नहीं है, दूसरा इमरजेंसी आ गई, भूखे मर जाएंगे लोग। ऑलरेडी ये हमारे साथ हो चुका है, जब 72 का दुष्काल यानी कि जो सूखा पड़ा था उस समय पे बाहर से हम अमेरिका से सड़ा हुआ अनाज मंगाते थे जहाजों में भर भर के, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, इंपोर्ट कम करने में सहायता मिलती है, विदेशी मुद्रा भंडार का बचाव होता है, नए स्टार्टअप खुलने में मदद होती है, कच्चे माल की उपलब्धता की वजह से कंपनियों को भी प्रॉफिट ग्रोथ में सहायता होती है। देखो, पहले तो अगर हमारे देश में सब कुछ सही से आएगा तो दूसरे देश से मंगवाने की जरूर नहीं, दूसरे देश से नहीं मंगाएंगे तो हमारे डॉलर उनको देने की जरूर नहीं, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त रहेगा। अगर हमारे देश में सब कुछ सही से चल रहा है तो आप देखेंगे नए स्टार्टअप अच्छे से बनते हैं। आप बिग बास्केट देख लो, स्विगी इंस्टामार्ट देख लो, ब्लिंकिट देख लो, इनके ऊपर भी सब्जियां मिलती है, ठीक है। अगर भारत में पर्याप्त मात्रा में सब्जियां और बाकी सब चीज़ें मिल रही है तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि भाई ऑनलाइन सब्जियां भी बेचने में ये काम कर रहे हैं। इवन कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरियां छोड़ के खेती करने जा रहे हैं, क्योंकि खेती में अब सब कुछ सही चल रहा है। कच्चे माल की उपलब्धता की वजह से कंपनियों का भी प्रॉफिट ग्रोथ होता रहता है। देखो, अगर अच्छा मानसून होगा तो हमारे देश में कॉटन अच्छे से आएगा, अच्छा कॉटन होगा तो जो कपड़े बनाने वाली कंपनियां हैं वो उनको कॉटन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, उनको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो वो अच्छा प्रोडक्शन कर सकेंगे और बड़े बड़े देशों में हमारे भारत में बने हुए कपड़े एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो उनको फायदा होगा तो उनका शेयर बढ़ेगा, उनका शेयर बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, अच्छे से शेयर में प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक और मैं उदाहरण देता हूँ, गन्ने की खेती को ज़्यादा पानी लगता है क्योंकि वो 12 महीने चलने वाली खेती है। अब अभी गन्ना लगाओगे तो 12 महीने के बाद वो प्रॉपरली तैयार होता है। अब गन्ने से एक तो शुगर भी बनती है, दूसरा अब इथेनॉल भी बनता है। अब हमने क्या किया है, मैंने आपको भी ये बताया, हमने ये वाला शेयर खरीद के रखा है, रेणुका शुगर, आपको भी पता है। अब ये रेणुका शुगर कौन है, तो आपने जो मधुर शुगर डीमार्ट में देखा होगा, ठीक है। मधुर शुगर आपने डीमार्ट में बहुत बार पैकेट देखा होगा। ये वो कंपनी जो मधुर शुगर बनाती है, जो कि सबसे रिफाइंड शुगर बोली जाती है, भारत की सबसे मतलब शुद्ध शुगर बोली जाती है, नंबर 1। नंबर 2, ये ऐसे वेंडर्स को अपना प्रोडक्ट बेचती है जो इथेनॉल बनाते हैं, ठीक है। यानी कि आपको भी पता है अभी वॉर चल रहा है ईरान में, पेट्रोल डीजल एलपीजी की बहुत कमी है। सरकार ने अभी से बोल दिया है कि हम जो पेट्रोल डीजल में 20% इथेनॉल मिक्स कर रहे थे, अगले 5 साल में हम इसे 30% करेंगे। अब ये इथेनॉल बनता किससे है, तो गन्ने से बनता है। कौन बनाता है, तो ये शुगर कंपनियां बनाती है। तो रेणुका शुगर हमने ऑलरेडी यहाँ पे बाय करके रखा है, ठीक है। अभी किया नहीं होगा तो अभी भी कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा एक है दालमिया भारत, ठीक है। दालमिया भारत लिमिटेड, ये भी एक शुगर फैक्ट्री या शुगर कंपनी है जो कि एक अच्छी कंपनी है, ये भी इथेनॉल का काम बहुत अच्छे से करती है। उसके बाद और एक है बजाज हिंद, ठीक है, बजाज हिंद करके है, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, ये भी आप ले सकते हो। शुगर कंपनियों को आगे आने वाले दिनों में अच्छे दिन आने वाले हैं। बस मॉनसून अच्छा रहना चाहिए, 2025 में तो अच्छा रहा है, लेकिन 2026 में भी अच्छा रहना चाहिए, तो इसमें आपका पैसा अच्छे से बनेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में। पहला है अनियमित मानसून की वजह से कृषि क्षेत्र के प्लानिंग और फसल मैनेजमेंट में गड़बड़ हो जाती है। 2 दिन पहले की बात बताता हूँ, 4-5 दिन हो गए, आई थिंक 1 वीक हो गया।
गेहूं निकालना था हमारा। हार्वेस्टर आने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हार्वेस्टर कैसा होता है, एक गांव में ना एक या दो ही हार्वेस्टर आते हैं। वो भी पंजाब से आते हैं, हमारे यहाँ का कोई लोकल बंदा पकड़ते हैं और फिर वो क्या होता है, एक एक खेत लेते हैं। अब हार्वेस्टर मिल नहीं रहा था, और एक वीक पहले अचानक से बारिश शुरू हो गई। और ऐसी वैसी बारिश नहीं, एकदम मतलब जोरदार पवन आ रहा था और भी बहुत कुछ। ऐसे में क्या होता है, गेहूं एक तो सूखा होता है, वो गिर जाता है, गिरने के बाद हार्वेस्टर उसको हाथ नहीं लगाता। और वो अच्छा भी नहीं है, फिर मैन्युअली मजदूर लगा के काटना पड़ता है, वो पोर्टेबल मशीन आती है उसमें डाल के करना पड़ता है। तो कैसे वैसे करके एकदम लास्ट मोमेंट पे हार्वेस्टर मिल गया, गेहूं हो गया, गेहूं घर में आ गया। उसके बाद बारिश आ गई। अगर वो बारिश एक दिन पहले आती तो गेहूं हाथ से निकल जाता। तो सिर्फ मानसून की कमी, यही दिक्कत नहीं है। बेमौसम बारिश इससे भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आपके यहाँ पे बारिश अच्छी हुई है, आपने फसलें लगाई, फसल काटने को आ गई और बारिश आ गई, तो हाथ से निकल जाती है। ठीक है। साथ ही बारिश में देरी की वजह से फसलों का शेड्यूल डिले हो जाता है। देखो, इस बार ना 2025 में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। वैसे तो हम अक्टूबर में ही गेहूं लगाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि खेत सूखे नहीं थे, तो नवंबर में लगाया था गेहूं। ठीक है, जो अभी अप्रैल में निकला है, नहीं तो मार्च में निकल जाता था पहले। बारिश के साथ ओले गिरने से भी फसलों का नुकसान होता है, बहुत जगह पे ओले गिरे हैं, बर्फ के जो छोटे छोटे दाने होते हैं। और इससे क्या हुआ है, तरबूज की फसल को बहुत नुकसान होता है, तरबूज डायरेक्ट फूट जाता है। इतना बड़ा गोला ऊपर से गिरता है। तो तरबूज की जो खेती है, वाटरमेलन की, मस्क मेलन की, पपाया हो गया, जो फल की खेती होती है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान उसको होता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फलों के फसलों को होता है, गेहूं को होता है, ज्वार को होता है, सबको होता है। बारिश के साथ अगर बहुत ज़्यादा पवन होगा तो भी फसलें बर्बाद हो जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। बारिश ना गिरने की वजह से भी सूखा पड़ जाता है, और उसके वजह से भी पानी की कमी होती है, हमने इस पे डिस्कस किया है। कम बारिश की वजह से क्या होता है। और फिर रबी हो या खरीफ, दोनों भी फसलें सही तरह से नहीं आ पाती। इसके वजह से सप्लाई में कमी आती है, महंगाई बढ़ती है। सब्जियों के दाम आसमान छू लेते हैं, और इसका इम्पैक्ट सभी सेक्टर पर पड़ता है। अगर आपने देखा होगा कुछ साल पहले, जब बारिश कम हुई थी, तो टमाटर के दाम 100 रुपए किलो के ऊपर गए थे, क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हुए थे। पहले तो बारिश की वजह से खराब हो गए, उसके बाद बारिश कम हुई थी, इसके वजह से सप्लाई में कमी आ गई, टमाटर बहुत महंगे हो गए। इवन टमाटर एक ऐसी चीज़ है, प्याज एक ऐसी चीज़ है, इंडियन रसोई में यूज़ होता ही होता है। होटल वालों ने अपने सब्जियों के दाम बढ़ा दिए थे, और भी बहुत चीज़ें हुई थी। एक्सपोर्ट में कमी आती है, इंपोर्ट्स बढ़ते हैं। हमने अफगानिस्तान से ओनियन मंगाए थे। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे ओनियन की कमी हुई थी, हमने अफगानिस्तान से जो कांदा बोलते हैं, ठीक है, प्याज बोलते हैं, वो मंगाए थे एक समय पे। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है, सरकारी धान के भंडार पर अतिरिक्त भार आ जाता है, और इससे देश में गरीबी और बढ़ती है। देश का आर्थिक विकास रुक जाता है, दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है, और दूसरे देश मजबूरी का फायदा लेने की कोशिश करते हैं। तो इतने सारे साइड इफेक्ट है, आप सिर्फ ये लिस्ट पढ़ोगे तो भी आप समझ जाओगे कि अगर बारिश कम होती है तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है। ये तो हमारा नसीब है कि हमारे यहाँ पे बारिश अच्छी होती है, ऐसे देश भी है जहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। ठीक है, ईरान देखो, ईरान के अंदर पानी की कितनी दिक्कत है। तो ऐसे देशों का बहुत मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, वो दूसरे देश बहुत फायदा उठाते हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखो, ये वाले सेशन में हम इतना ही देखेंगे। अगला सेशन के ऊपर मैं नया वीडियो बनाऊंगा, और ये वीडियो होगा अल नीनो पे, जो कि 2022-23 में भारत में फेस किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 5-10 साल में एक बार तो आपको देखने को मिलता है, और जब भी देखने को मिलेगा मार्केट बहुत डाउन आएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होगी। तो चलो अगले सेशन में ये देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।